इंडिया में आज सिविक सेंस खत्म हो चुकी है। यकीन नहीं होता तो ये कुछ वीडियो देख लीजिए। जहां कुछ इंडियंस अपने ही देश को गंदा करने के पीछे पड़े हुए हैं, सड़कों पर थूकते हैं। तो दोस्तों, फ्लाईओवर खुलते हुए देर नहीं हुई और यहाँ पे थूकना चालू हो गया। देख सकते हैं हम लोग खड़े हैं रानी ताल के ऊपर। ओपनली कूड़ा फेंकते हैं। 2 कदम की दूरी पे डस्टबिन है, फिर कहते हैं इनको यमुना साफ चाहिए। इसी जगह पे यमुना आरती होती है, यहाँ पे बियर पड़ी हुई है। और नदी में गटर के पानी को बहाते हैं। And this is the glass of water we had just pulled out of river. और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने अब्बू जान की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ये देखना ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है। सिविक सेंस आज इंडियंस के लिए ना मैटर ही नहीं करता। पर अगर मैं कहूं कि यही सेम हाल एक समय पर सिंगापुर का भी था। इनफैक्ट एक समय तो सिंगापुर को स्लम कॉलोनी कहा जाता था। खुद सिंगापुर के पीएम ने कहा कि सिंगापुर सरवाइव तक नहीं कर सकता। ड्रग्स, क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट सिंगापुर में एकदम आम सी बात होने लगी थी। लोगों के बिल्कुल जीरो सिविक सेंस हुआ करते थे वहां पर। वहां के लोग लिटरली खुले में डेफिकेशन किया करते थे। जहां मन आता थूक देते। You want to be host to first world guests, so you can't be peeing all over the place as you did in the old squatter. Then they were smart. They opened the lift door and peed from the outside in, and you caught nothing. You see? और ये सब ना काफी नहीं था, तो वहां पर करप्शन ने पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया था। एजुकेशन मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर सब करप्शन करते थे। लेकिन फिर एक शख्स आता है जिसके रिफॉर्म्स ने लिटरली सिंगापुर को पूरी तरीके से बदल दिया। Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. This was a mud flat, swamp. Today, this is a modern city. 10 years from now, this will be a metropolis. सिर्फ 25 से 30 सालों में वही सिंगापुर दुनिया का सबसे रिचेस्ट, क्लीनेस्ट और सिविक सेंस वाले देशों में से एक बन चुका था। और यहाँ पर आयरनी की बात पता है क्या है? ये जो आदमी था ना, ये एक समय पर कहता था कि वो ना सिंगापुर को कलकत्ता जैसा बनाना चाहता है। कलकत्ता जैसा। The difficult part was getting the population that's been behaving like a third world to start behaving like the first world. पर आज देखिए, हम चाहते हैं कि सिंगापुर जैसा भारत बन जाए, पूरा भारत बन जाए। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे सिंगापुर जैसा छोटा सा आइलैंड जो भारत से कई साल बाद आजाद हुआ, जिसके पास कोई रिसोर्सेज था ही नहीं, जिसकी स्थिति अफ्रीका के देशों से भी बदतर थी, आज ऐसे देश ने कैसे मात्र पिछले 30 सालों में अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को डिफीट कर दिया? आखिर सिंगापुर ने ऐसा क्या स्टेप लिया कि उसने अपनी पूरी गेम ही पलट दी? और सबसे मेन, इंडिया को सिंगापुर का वो कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए ताकि वो अपनी इमेज को, जो दशकों से पूरी दुनिया में इंडिया की बनी हुई है कि इंडिया गंदा है, उसे बदल सके। आइए इस वीडियो में सारी डिटेल्स को जानते हैं। देखिए, आज ना सिंगापुर को दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड क्लीनेस्ट कंट्रीज में एक माना जाता है। आज आप सिंगापुर के किसी भी कोने की फोटो देख लो, वो आपको साफ सुथरे दिखेंगे। आज वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी कंट्री के प्रति काफ़ी कॉन्शियस हैं और उनमें काफ़ी सिविक सेंस है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय सिंगापुर भी भारत की तरह ही गरीबी, करप्शन और देहातिज्म जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देहातिज्म का मतलब ये नहीं है कि जो लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ देहातिज्म का एक और ब्रॉडर मीनिंग है जो उन लोगों के माइंडसेट को डिनोट करता है जिनको वेल मैनर्ड सोसाइटी में रहने का सिविक सेंस नहीं होता है। और ऐसे लोग ना कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो कितना ही अमीर हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो या फिर कितना ही गरीब हो, कोई भी ऐसा हो सकता है। और एक समय ना इसी सेम देहातिज्म से सिंगापुर जूझ रहा था। और अभी से नहीं, बल्कि आजादी के कई साल पहले से। इनफैक्ट जब सिंगापुर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था ना, उस वक्त से ही सिंगापुर की बुरी हालत थी। उस समय ना सिंगापुर के अंदर अफीम और गांजा बहुत पॉपुलर थे, जिसके कारण उस समय सिंगापुर में बहुत क्राइम हुआ करता था। इनफैक्ट उस समय सिंगापुर में गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन जैसी
चीजें बहुत आम हो गई थी। पब्लिक हाइजीन का तो ऐसा बुरा हाल था कि खुले में थूकना, खुले में लेटरिंग, खुले में शौच, खुले में सुसु बहुत ही आम हो गया था। लोगों में सिविक सेंस तो छोड़िए, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे। और इसका ना रीजन भी था, सिंगापुर के पास कभी भी अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। सिंगापुर हमेशा से ट्रेड से ही इकोनॉमी चलाता आया था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना, तो इस वॉर ने सिंगापुर की पूरी ट्रेड की बैकबोन को ही तोड़कर रख दिया, जिससे सिंगापुर में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। और भाई साहब, गरीबी अकेले नहीं आती है, वो गंदगी को साथ में लाती है। और इसी वजह से सिंगापुर में गरीबी और बद से बदतर हाइजीन और लिविंग कंडीशंस के कारण स्पेनिश फ्लू जैसे कई एपिडेमिक्स फैल गए, जिससे हजारों लोग बीमारी से मर गए। इस सब के बावजूद ना जैसे तैसे सिंगापुर ने ब्रिटिश रूल के अंदर सर्वाइव किया। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 आता है, जिसमें जापानीज आर्मीज ने ब्रिटिशर्स को हराकर सिंगापुर पर टेक ओवर कर लिया। अगले 3 साल तक जापानीज राज रहता है सिंगापुर के ऊपर, और ये जापानीज रूल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देता है सिंगापुर को। खूंखार मर्डर्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ फील्ड पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स के अंदर तक। कितने ही सोल्जर्स को युद्धबंदी बनाकर टॉर्चर किया जाता है, हजारों लोगों को फोर्स लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, औरतों को एक कॉमोडिटी की तरह यूज किया जाता है। हजारों औरतों को कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया से सिंगापुर लाया जाता है प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए। लेकिन ईयर 1945 में ना जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार जाता है, जिसके बाद सिंगापुर के ऊपर वापस ब्रिटिश टेक ओवर हो जाता है। पर जब ब्रिटिशर्स वापस आए थे ना, तो उन्हें एक डेवास्टेटेड कॉलोनी मिली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स था, पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर थी, अनएम्प्लॉयमेंट हाई था, डिजीजेस जो थी वो अनकंट्रोल्ड थी। 1945 तक ना लगभग 4 में से 3 स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर थे, और ये आगे भी चलता रहा था। 1950 तक भी ना केवल मलेरिया से 3 लाख लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और 800 से ज्यादा मर गए थे। सिंगापुर में गांजा और अफीम ओपनली बिक रहा था। एडिक्ट्स, गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन चारों तरफ देखने को मिल रहा था। सिंगापुर पूरी तरीके से स्लम कैपिटल बन चुका था। इनफैक्ट सिंगापुर की ना आधी पॉपुलेशन झुग्गी झोपड़ियों में रह रही थी। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जब आपके भूखे मरने की स्थिति हो, रहने को ढंग से घर ना हो, तो भाई साहब हाइजीन, सैनिटेशन, इनको लेकर कौन कितना सीरियस हो सकता है। लेकिन इसके बाद ना टाइम आया जुलाई 1945, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ गई थी, जो इंपीरियलिज्म के खिलाफ थी। और इस कारण से ना ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे सिंगापुर के अंदर सेल्फ गवर्नेंस स्टार्ट कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1948 में पहली बार लिमिटेड सीट्स पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए। इसमें बाकायदा सिंगापुर का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। एंड गेस व्हाट, इस इलेक्शन में कौन जीतता है? एक बड़े यंग लीडर ली कुआन यू, जो सिंगापुर का फ्यूचर पूरी तरीके से बदलने वाले थे। पर यह बात ना उनको भी पता थी कि सिंगापुर की जो अभी हालत है ना, इसका अकेले सरवाइव करना नामुमकिन है, और इसीलिए उन्होंने मलेशिया से जुड़ने का फैसला कर लिया। और इसी कारण से ना 1963 में सिंगापुर जो था वो मलेशिया फेडरेशन का हिस्सा बन गया। लेकिन मलेशिया का पार्ट बनने के बाद भी ना सिंगापुर के लोगों को मलेशिया से काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, डिस्पाइट के सिंगापुर अपना 40% रेवेन्यू मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता था, जबकि सिंगापुर की जो पॉपुलेशन थी ना वो टोटल मलेशिया फेडरेशन की सिर्फ 17% थी। धीरे धीरे मलेशिया और सिंगापुरियंस के बीच में जो डिवाइड था वो कम्युनल वायलेंस तक पहुंच गया। मलाइज और चाइनीज के बीच में कई राइट्स हुए, जिसमें कई लोग मारे गए। सिंगापुर की लीडरशिप को पता चल चुका था कि मलेशिया के साथ अब और नहीं टिका जा सकता है, जिस कारण अगले ही दिन सिंगापुर के पहले इलेक्टेड पीएम यानी कि ली कुआन यू ने नेशनल टेलीविजन पर जाकर सिंगापुर की इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी। On the 9th day of August 1965, I issued this proclamation of Singapore. Whereas it is the inalienable right of a people to be free and independent. उनकी आंखों में ना आंसू थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब सिंगापुर को सर्वाइवल की लड़ाई जो है अकेले लड़नी पड़ेगी, जो उस समय नामुमकिन थी। क्योंकि एक तो सिंगापुर के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, करप्शन ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था, गरीबी अपने चरम पर थी, और हर तरफ स्लम्स और गंदगी थी। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना कि नियत यदि साफ हो तो कुछ भी हो सकता है। वही चीज सिंगापुर के साथ हुई। देखिए, जब सिंगापुर इंडिपेंडेंट हुआ तब सिंगापुर के पास ना ऑलमोस्ट 0 रिसोर्सेज थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा थी, लोग फूड शॉर्टेज से जूझ रहे थे। मलेरिया, कोलेरा जैसे डिजीजेस आम थे। ओपन डेफिकेशन, ड्रग एडिक्शन, गैम्बलिंग ये एक नॉर्मल सोशल प्रॉब्लम बन चुकी थी। जहां एक और ये सब प्रॉब्लम थी, वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में गरीबी भी अपने चरम पर थी। इनफैक्ट स्लम्स और गरीबी सिंगापुर का सबसे बड़ा इशू था। 70% पॉपुलेशन स्लम्स में रहती थी और पूरे सिंगापुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। अब इसके बाद ली कुआं आते हैं और सबसे पहले लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए ना एक से बढ़ के एक रिफॉर्म्स को लेकर आते हैं। ली तुरंत ही हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड HDB एस्टेब्लिश करते हैं। अब HDB क्या करता है? HDB ने हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई और सस्ते रेट्स पे जमीन देना शुरू कर दिया। जिनके पास पैसा नहीं होता था उनको रूम लीज पे दिए जाने लगे।
देखते ही देखते स्लम्स खाली होने लगे और इस सब का असर ये हुआ कि जो 70% पॉपुलेशन पहले स्लम्स में रहती थी, आज के दिन में 80% सिंगापुरियंस HDB फ्लैट्स में रहते हैं। इसके बाद ली सिंगापुर को मॉडर्न और सिविलाइज बनाने के लिए ना क्लीनलीनेस कैंपेन शुरू करते हैं। 1968 में कीप सिंगापुर क्लीन ये कैंपेन लॉन्च होता है। पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाते हैं और उनकी क्लीनलीनेस वो मेंटेन करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं। 1992 में च्युइंगम तक को बैन कर दिया जाता है ताकि सिटी में लिटरिंग ना हो। आज भी अगर कोई पब्लिक में कचरा फेंकता है ना तो उसके ऊपर $1000 इसका फाइन लगता है। इसके साथ ही पब्लिक में अगर स्पिटिंग करोगे ना तो भी हेवी फाइन इंपोज किया जाएगा। पब्लिक में मिस्चीफ फैलाने पे भी हेवी पनिशमेंट दी जाने लगी। देखते ही देखते सिंगापुर की सोसाइटी बदलने लगी। इसके साथ ही उन्हें बचपन से ही सिविक सेंस और हाइजीन दोनों की इंपॉर्टेंस बताई जाने लगी। धीरे धीरे सिंगापुर में एक ऐसी जनरेशन बनने लगी जो नेचुरली ही हाइजीन और सिविक सेंस दोनों को साथ लेकर चलती थी और उसके लिए बहुत कॉन्शियस थी। इसके बाद ली का अगला स्टेप था कि सिंगापुर को ना इकोनॉमिकली स्टेबल बनाया जाए और सिंगापुर में गरीबी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इसके लिए ली ने सिंगापुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को ना फास्टन करने के लिए एक से बढ़ के एक बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए। एक तरफ उन्होंने सिंगापुर को वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के साथ एक ग्लोबल ट्रेड हब बनाया ताकि इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जूरोंग इंडस्ट्रियल एस्टेट बना दिया जो सिंगापुर का ना पहला प्लैंड इंडस्ट्रियल जोन था। यहाँ फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट किया गया ताकि जॉब्स क्रिएट हों और एक्सपोर्ट बढ़ सके। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और फार्मास्यूटिकल्स इन जैसे सेक्टर्स में मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया गया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल सिंगापुर के लिए ना गेम चेंजर साबित हुआ। अब ली को पता था कि बिना एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स के सिंगापुर में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ना ज्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसी कारण उन्होंने अगला जो रिफॉर्म किया वो एजुकेशन सेक्टर में किया। उन्होंने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। हर बच्चे को स्कूल जाना मैंडेटरी बना दिया गया और उसके लिए ना गवर्नमेंट स्कूल को लिटरली वर्ल्ड क्लास बनाया गया। और इसी कारण ना सिंगापुर में देखते ही देखते कुछ ही सालों में लिटरेसी रेट 97% तक पहुंच गया। फिर इसके साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिए गए जहां पर लोगों को प्रैक्टिकल स्किल सिखाए जाने लगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग। और इससे ना अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ को प्रोडक्टिव जॉब्स मिलने लगी। 1979 में स्किल डेवलपमेंट फंड एस्टेब्लिश कर दिया गया जिसमें एम्प्लॉयर्स जो थे उन्हीं से पैसा कलेक्ट होता था और उस पैसे से वर्कर्स की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन होता था। इससे थाउजेंड्स ऑफ लोकल वर्कर्स IBM, HP और सीगेट इन जैसी कंपनीज के ट्रेनिंग सेंटर्स में नए टेक्निकल स्किल्स सीख पाए और जो उनकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर गए। या फिर साथ ही साइंस पार्क्स एस्टेब्लिश कर दिए गए जहां रिसर्च और इनोवेशन इनके ऊपर डायरेक्ट फोकस किया गया। बैंकिंग और फाइनेंस को भी सिस्टमेटिकली रिफॉर्म किया गया। लो टैक्सेस और सिंपल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसने सिंगापुर को 1980s तक एशिया का एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना दिया। ये पॉलिसीज इतनी सक्सेसफुल रही कि GDP ग्रोथ रेट 1970s में ना 13.9% तक पहुंच चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई थी और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि सिंगापुर को फॉरेन वर्कर्स इंपोर्ट करने पड़े। ये रिफॉर्म्स एक के बाद एक इंप्लीमेंट किए गए और सिर्फ एक डेकेड के अंदर अंदर सिंगापुर ट्रांसफॉर्म हो गया। देखिए इन सभी चीज़ों से ना ये हुआ कि धीरे धीरे सिंगापुर की हालत सुधरने लगी। जो सिंगापुर 1960s में स्लम्स, डिजीज और ड्रग एडिक्शन में डूबा हुआ था वो 1970s के रिफॉर्म्स के बाद एक नया शेप लेने लग गया था। इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होने लगी, इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बदलने लग गया। सिविक सेंस भी सुधर रहा था, गंदगी कम हो रही थी। पर किसी भी देश के साफ सुथरे रहने के सामने ना सबसे बड़ा अवरोध होता है करप्शन। करप्ट ऑफिशियल्स ना अपना काम नहीं करते हैं तो देश गंदा ही रहता है और इसीलिए करप्शन को खत्म करना जरूरी था। लेकिन करप्शन जो था ना वो सिंगापुर के सिस्टम में डीपली एम्बेडेड था। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम से ही पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स के अंदर ब्राइबरी बहुत कॉमन थी। 1950s और 60s में तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि कई सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स जो थे ना वो सीधे अफीम सिंडिकेट, गैम्बलिंग रैकेट्स
और प्रोस्टिट्यूशन के अड्डों से मिले थे। पब्लिक ऑफिशियल्स को सैलरीज कम मिलती थी और इन्फ्लेशन हाई थी, महंगाई ज्यादा थी, इसीलिए उनमें से कई लोग साइड जॉब्स करते थे या फिर घूस लेकर सर्वाइव करते थे। 1959 में तो सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर फोंग स्वी स्वान तक ब्राइब लेते पकड़े गए थे और ऐसे स्कैंडल्स ने दिखाया था कि करप्शन एक टॉप टू बॉटम प्रॉब्लम है। आम आदमी को एक छोटे से काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती थी, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो, हॉस्पिटल का एडमिशन लेना हो या फिर कोर्ट का केस चल रहा हो। और ये सब कुछ ना सिंगापुर को एक टिपिकल थर्ड वर्ल्ड देहातिज्म वाली स्टेट में फंसाए रखता था। लेकिन ली क्वान यू और उनकी पीपल्स एक्शन पार्टी ने इस पूरी प्रॉब्लम को सिंगापुर की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मान लिया था। उन्होंने अपनी स्पीचेस में बार बार कहा कि अगर करप्शन सिंगापुर के अंदर रहा तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर यहां पर पैसा लगाने नहीं आएगा और बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिंगापुर सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। और इसीलिए ना उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट कर ली और इसके बाद बना CPIB यानी करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। लेकिन ये जो CPIB बनी थी ना, ये सिर्फ एक नाम भर की एजेंसी नहीं थी, उसको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिली थी जो उस टाइम किसी भी एशियन डेमोक्रेसी के लिए सोचना भी इम्पॉसिबल सा था। CPIB के ऑफिसर्स ना किसी भी आदमी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते थे, उसके घर रेड कर सकते थे, बैंक अकाउंट सीज कर सकते थे और इवन उसके स्पाउसेस और बच्चों के फाइनेंसेस भी चेक कर सकते थे। सबसे रेवोल्यूशनरी स्टेप था बर्डन ऑफ प्रूफ का शिफ्ट। मतलब अगर एक पब्लिक ऑफिशियल के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी या पैसा मिलता है तो उसको खुद एक्सप्लेन करना पड़ता था कि ये पैसा करप्शन से नहीं है। और ये सब कुछ ना गेम चेंजर था क्योंकि इससे करप्शन प्रूव करना आसान हो गया। लेकिन ली इतने पर नहीं रुके। उनका मानना था कि सिर्फ डंडे से सिस्टम साफ नहीं होगा, अगर पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की सैलरी इतनी कम होगी कि उन्हें सर्वाइवल के लिए ब्राइब लेना पड़ रहा है तो करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने एक बोल्ड और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेप लिया। सिंगापुर के मिनिस्टर्स और टॉप सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज डेलिबरेटली वर्ल्ड क्लास लेवल पर कर दी गई। 1972 में उन्होंने एक 13th मंथ बोनस इंट्रोड्यूस किया जिससे पब्लिक ऑफिशियल्स की एनुअल सैलरी प्राइवेट सेक्टर के इक्वल हो गई। क्योंकि 1980s में ना एक सर्वे में पता चला था कि सिंगापुर के प्राइवेट सेक्टर ग्रेजुएट्स 42% ज्यादा कमा रहे थे कंपेयर टू सिविल सर्वेंट्स। ली ने तुरंत सैलरी हाइक का प्रपोजल दिया। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि या तो हम अपने लीडर्स को इतना पे करें कि वो करप्शन के बारे में सोच भी ना सकें या फिर हम अपने देश को बर्बाद होते हुए देख लें। आज भी सिंगापुर के मिनिस्टर्स जो हैं दुनिया में सबसे हाई पेड पॉलिटिशियंस हैं। एक एवरेज कैबिनेट मिनिस्टर $1.1 मिलियन पर ईयर कमाता है। ये फिगर रैंडमली फिक्स नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है। ये सिंगापुर के टॉप 1000 अर्नर्स की एवरेज इनकम के बराबर रखा गया है। मतलब मिनिस्टर की इनकम ही एक तरह का एंटी करप्शन इंश्योरेंस बन गई। दूसरी तरफ जो CPIB थे ना, उसने भी अपना काम बहुत एग्रेसिवली किया। 1968 में 67 पुलिस ऑफिशियल्स गैम्बलिंग सिंडिकेट के साथ डील करते हुए पकड़े गए और सस्पेंड कर दिए गए। 1975 में तो एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर वी टून बून को अरेस्ट कर लिया गया जब उन्होंने एक इंडोनेशियन बिजनेसमैन के लिए लैंड डील अप्रूव करने के बदले में अपनी फैमिली के लिए 7 फर्स्ट क्लास टिकट और एक लग्जरी हॉलिडे लिया था। सोचिए एक लग्जरी हॉलिडे में कितना खर्च होता है, उसके बावजूद भी अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 4.5 साल की जेल के लिए भेज दिया था। यह एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था क्योंकि उसने सिंगापुर के आम आदमी को यह सिग्नल दे दिया था कि चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी पावर पोजीशन पर हो, करप्शन पर माफी नहीं मिलेगी। और यही रीजन था कि 1980s और 90s तक करप्शन ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1990s के एंड तक सिंगापुर एक ट्रांसफॉर्म्ड नेशन बन चुका था। जीडीपी पर कैपिटा जो थी वो एशिया में सबसे ऊपर थी, लिटरेसी जो थी वो नियर यूनिवर्सल थी और हेल्थ और ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के बन चुके थे। स्लम्स, झुग्गी बस्तियां जीरो हो चुकी थी, लोगों के अंदर सिविक सेंस डेवलप हो चुका था और सिंगापुर दुनिया के सबसे क्लीन और सेफ सिटीज में आज की डेट में काउंट होता है। देखिए आज जो सिंगापुर ने किया है ना, वो इंडिया भी कर सकता है। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करो तो इंडियंस हमेशा से ही क्लीनलीनेस, सिविक सेंस और हाइजीन सबको लेकर बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे। इनफैक्ट हमारे रिलीजियस टेक्स्ट उनमें क्लीनलीनेस को धार्मिक ड्यूटी की तरह बताया गया है। अथर्ववेद में साफ लिखा है कि अपने रास्तों और पगडंडियों को साफ रखो। गरुड़ पुराण में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि गांव या शहर में जो रास्ते हैं उनके ऊपर गार्बेज इकट्ठा मत होने दो। ये सिर्फ बुक्स में नहीं है बल्कि पुराने जो ट्रेवलर्स थे ना, उनकी राइटिंग्स में भी मिलता है। एक यूनानी यात्री थे मेगास्थनीज। उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ना पाटलिपुत्र को एक क्लीन और वेल प्लान्ड सिटी बताया था जहां कचरा सिस्टमेटिकली बाहर फेंका जाता था। फिर एक चाइनीज यात्री थे फैक्सियान। उन्होंने गुप्ता पीरियड में लिखा कि यहाँ पर ना रोज रोड्स को बुहारा जाता है, यानी उन पर झाड़ू लगती है और पब्लिक जगहों पर गार्बेज के ढेर नहीं होते थे। फिर 11वीं सदी में अल बिरूनी,
उन्होंने टेम्पल्स और घाटों की सफाई की तारीफ की और नदियों को गंदा करने पर रोक का जिक्र किया। फिर 15वीं और 16वीं सदी में आने वाले यूरोपियन ट्रैवलर्स जैसे निकोलो दे कॉन्टी और डोमिंगो पेस, इन्होंने विजयनगर एम्पायर की क्लीन स्ट्रीट्स और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, इनकी बहुत तारीफ की। लेकिन समय के साथ इन्वेजन, कॉलोनियल लूट और बढ़ती हुई गरीबी, इसकी वजह से इंडियंस में ये जो अनसिविलाइज्ड प्रैक्टिसेस है ना, ये आने लगी। जहां इन्वेजन और माइग्रेशन कम हुए, वहां ये वाला जो डिसिप्लिन था ना, ये बचा रहा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ के गांव आज भी बहुत साफ हैं। मेघालय का मॉलिनोंग विलेज, जिसे ना एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ सफाई कल्चर का हिस्सा है, हर फैमिली इसमें कंट्रीब्यूट करती है और इसे ना कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है, ना कि सरकार या स्टेट की। पर ये वाली जो कॉन्शियसनेस है ना, ये इंडिया के बाकी हिस्सों में खत्म होती चली गई, जिस कारण आज इंडिया के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, वो करप्शन, सिविक सेंस की कमी और आउटडेटेड सिस्टम, ये सबसे बड़ी कमियां हैं। पर आज जैसे सिंगापुर अपने इन अनसिविलाइज्ड प्रैक्टिसेस से बाहर निकली है ना, उसी तरीके से इंडिया को भी बाहर निकलना पड़ेगा और वो संभव है। आज सिंगापुर का मॉडल ये दिखाता है कि इन प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिकली फिक्स किया जा सकता है, पर उसके लिए ना बोल्ड लीडरशिप होनी चाहिए। अगर इंडिया में भी लीडरशिप शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म के बजाय लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, एजुकेशन और सिविक कल्चर, इनके ऊपर फोकस करेगा ना, तो देश की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ड्रास्टिकली बदल सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, इसमें हर एक नागरिक की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। आज सिंगापुर इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इसलिए बाहर निकल पाया क्योंकि वहां के जो सिटीजन्स थे, उन्होंने सरकार का साथ दिया, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी समझी। वैसे ही इसके साथ इंडिया में भी नागरिकों को अपनी आदतें बदलनी होंगी। सड़क पर कचरा फेंकना बंद करना होगा, घर पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना पड़ेगा और अपने इलाके में बेहतर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करनी पड़ेगी। जब जनता नेताओं के ऊपर दबाव बनाएगी, तभी सफाई राजनीतिक प्राथमिकता बन पाएगी। और इंदौर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कुछ सालों पहले तक बाकी गंदे शहरों जैसा ही था, लेकिन आज देश के सबसे साफ शहरों में से एक है। यहाँ घर घर से अलग अलग कचरा इकट्ठा किया जाता है, डोर टू डोर कलेक्शन समय पर होता है, कचरे को रिसाइकल करके उससे होने वाली कमाई शहर पर ही खर्च होती है और सफाई कर्मचारियों को बेहतर वेतन और आधुनिक उपकरण ये सब मिलते हैं। और इस सब से ना सफाई कर्मचारियों का भी मनोबल बढ़ता है। सरकार की गंभीरता और साफ दिखने वाले बदलावों ने ना नागरिकों का रवैया बदल दिया है। आज यहाँ कूड़ा सड़क पर फेंकना सामाजिक शर्म की बात माना जाता है और ये साबित करता है कि जब नेतृत्व मजबूत होता है और नियम सख्ती से लागू होते हैं और जनता उसमें हाथ बटाती है, तो सफाई अभियान केवल नारा नहीं रह जाता है, बल्कि हकीकत बनकर सबके सामने दिखता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, वो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बिल्कुल बताइए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए और हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI, जॉइन बटन और पेट्रियन, इसके थ्रू आप कर सकते हो। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।